हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास, धारणीय विकास, संदृढ़ विकास, ऐसे तरह तरह के नामों से इसे जाना जाता है। और सतत विकास या धारणीय विकास या संदृढ़ विकास आज हमारे विकास की या ह्यूमन डेवलपमेंट की एक नई परिभाषा है, एक नया जन्म है कि विकास अब कैसा हो, किस तरीके से डेवलपमेंट हो। बिकॉज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब हमने उद्योगों की शुरुआत की या आधुनिक उद्योगों की शुरुआत की, उसके बाद से मानव पर्यावरण का एक ऐसा उपभोक्ता बन के उभरा है, एक ऐसा कंज्यूमर हो गया है जिसने डिस्ट्रॉय किया है एनवायरनमेंट को। तो डेवलपमेंट तो रुक नहीं सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उसके नीड्स के लिए हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूर करना है। तो इंडस्ट्रियल जब डेवलपमेंट कंपल्सरी हो जाए तो फिर कैसा डेवलपमेंट हमें लाना है, तब हम एक नई कॉन्सेप्ट को समझेंगे या एक नया कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग ने एवोल्यूट किया, जिसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या संदृढ़ विकास। तो सतत विकास, संदृढ़ विकास, धारणीय विकास, ये सभी एक ही नाम है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने एनवायरनमेंट को इस कदर डिप्लीट किया है कि अब वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इतना डिप्लीट हो चुका है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत हार्मफुल हो गया है। तो डेवलपमेंट ऐसा ही चलता रहे, इसके लिए एक प्रोसेस आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी थीम थी कि किसी भी कॉम्प्रोमाइजेशन के बिना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। रिसोर्सेज को यूज करते समय ऐसा यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का कि जो अभी की पीढ़ी है या जो हमारा करंट जनरेशन है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे, उसमें कोई कमी ना हो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर ओन नीड्स, और नेक्स्ट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी पूरी तरीके से पूरी हो। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हमने नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है इसे इंप्लीमेंटेट कर पाना या इसके गोल्स को अचीव कर पाना। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आती है। 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी कहते हैं। इसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया गया और यह कहा गया कि एक ऐसे तरीके का डेवलपमेंट है जो भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए या भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वर्तमान की भी आवश्यकताओं को पूरा करे। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इतनी तो बात कहानियों में हुई, लेकिन इसे अभी भी पेपरली या ग्लोबली इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ और एफर्ट्स की जरूरत थी। तो 1992 का जो रियो समिट था, उस रियो समिट में पहली बार ऑफिशियली और ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से इस सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की गई। फिर 10 वर्षों बाद जो 2002 का जोहान्सबर्ग समिट था, उस जोहान्सबर्ग समिट की जो थीम थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। इट मींस 1992 से ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से सतत विकास को एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में पूरे विश्व के देशों ने स्वीकार किया और इसके लक्ष्य निर्धारित किए, इसके सिद्धांत निर्धारित किए, और प्रत्येक देश जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का हिस्सा था, उसने ये कहा कि अब हम सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, जो यूएन डेवलपमेंट गोल्स होते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए अपने देश में कार्यक्रम चलाएंगे, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उस ग्लोबल पैरामीटर्स को भी हम मानेंगे। तो ये तो एक कहानी थी कि ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सब कुछ सही रहेगा, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो पूरी बातें हम कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहे हैं? ये सब हम सीन में ध्यान रख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। वर्ष जल हुआ, मृदा हुआ, वनस्पतियां हुआ, एनिमल्स हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ। तो ये जो नेचुरल सिनेरियो है या नेचुरल सीन है या जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं या जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इस नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल मिनरल्स को या जो प्राकृतिक रूप से हमें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो गिफ्ट्स हैं नेचर के, उन्हें हमें कैसे यूटिलाइज करना है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उनका अनुकूलतम उपयोग करना है। ठीक, तो इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए कि जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
अचीव करना होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें इंप्लीमेंटेट करना होगा, तो हमें करना क्या होगा? तब हम कुछ प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, कुछ सिद्धांत डिसाइड करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में जो हम पहली बात देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जिसको करके हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल्स को ध्यान में पहले प्रिंसिपल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, समझेंगे उनको, और फिर दूसरी बात हम देखेंगे कि एसडीजीज क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो आज के इस लेसन का जो पहला मेजर पार्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के सिद्धांत। सतत विकास के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के सिद्धांत। एक एक सिद्धांत को हम देखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं, उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज के नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है पारिस्थितिक मित्रवत प्रौद्योगिकी, यानी इको फ्रेंडली टेक्निक। पारिस्थितिक मित्रवत प्रौद्योगिकी यानी इको फ्रेंडली टेक्निक। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो हमें जो हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट है, हमें उसी को चेंज करना होगा। हमने नई टेक्नोलॉजी लगाई, मेटल्स को मेल्ट किया, दूसरे मेटल्स को उसमें ऐड किया और फिर एक नया तरह का एलॉय मेटल बना दिया। आजकल एलॉय व्हील्स का चलन है। तो पहले तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो क्या हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को के लिए फ्रेंडली हो। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होंगी। ठीक, तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेने से ऐसा होगा? नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप करने से ऐसा नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करनी होगी। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो हमें पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो इको फ्रेंडली हो, और इस टेक्नोलॉजीज को हैंडओवर भी करना होगा, हमें ट्रांसफर भी करना होगा। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताई है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जो प्रोडक्शन है उसको कम पैसे में सस्ती टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जा सकता है, तो अगर वो टेक्निक सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास रही या ऐसे कंट्री के पास रही कि जो वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत देश है, जिसके पास रिसर्चर्स अच्छे हैं, तो क्या होगा? इसका कोई इंपैक्ट होगा? नहीं होगा इंपैक्ट। क्यों? मान लेते हैं इस चीज को ऐसे इंप्रूव करते हैं कि कैसे इको फ्रेंडली टेक्निक का सिर्फ बनना ही नहीं, उसका ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट है। ये है डेवलप्ड कंट्रीज और ये है अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक, मान लिया डेवलप्ड कंट्री ने कोई ऐसा टेक्निक डेवलप किया कि जिस टेक्निक से फॉसिल फ्यूल्स पे उसकी डिपेंडेंसी यानी जीवाश्म ईंधनों पर उसकी आधारिता कम हो जाए। चलिए, अब ये क्या कर रहा है? ये यहां पे फॉसिल फ्यूल का जो इमिशन है वो रुक गया। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री ने एक टेक्निक बनाई, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री को उसने ट्रांसफर यानी टेक्निक ट्रांसफर नहीं किया, टीटी नहीं किया। अब जब टेक्निक ट्रांसफर नहीं किया तो देखिए इंपैक्ट क्या होता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री ने फॉसिल फ्यूल का इमिशन किया, समझ लीजिए कि कोयले से एनर्जी ज्यादा बनाई, कोयले से ज्यादा एनर्जी बनाई तो सल्फर का इमिशन हुआ, सल्फर पहुंचा एटमॉस्फेयर में, वहां उसने वहां की नमी से अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया और फिर एसिड रेन के फॉर्म में कहां पे आया? एसिड रेन के फॉर्म में ये वापस आ गया कहां पे? इसी डेवलप्ड कंट्री पे बारिश हो गई। और बारिश कैसी हुई? एसिडिक रेन हुई। तो क्या कोई फायदा मिला इस डेवलप्ड कंट्री को?
ऐसी टेक्निक डेवलप करने के लिए कि जो फॉसिल फ्यूल पे उसकी डिपेंडेंसी कम कर सके? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री अगर ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को इमिट करती रही तो उसका जो रिएक्शन होगा या जो उसका इंपैक्ट होगा वो डेवलप्ड कंट्री पे भी पड़ेगा। तो पहले क्या है कि एक ग्लोबल एफर्ट के साथ, एक वैश्विक प्रयास के साथ ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिस टेक्निक से फॉसिल फ्यूल या ऐसे किसी भी टेक्निक पे जो डिपेंडेंसी है वर्ल्ड की वो कम हो सके, जो ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंबशन करती हो। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ कि हमें टेक्निक बदलनी है, ऐसी टेक्निक लानी है जो इको फ्रेंडली हो, पारिस्थितिक मित्रवत हो और उसको ट्रांसफर करना हो। तो टेक्निक तो हम बना लेंगे, लेकिन वो टेक्निक इको फ्रेंडली है या नहीं है वो क्या करना होगा? कोई मान लिया उद्योग लग रहा है, तो वो उद्योग कितना बेटर है इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। दूसरा, वो जो टेक्निक होनी चाहिए उसके लिए हम किसी भी परियोजना को, कोई भी परियोजना का मूल्यांकन करना होगा, यानी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना होगा। हमें क्या करना होगा? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना होगा, यानी जो प्रोजेक्ट, जो यूनिट, जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री लग रही है उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना होगा। और जो प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना होगा वो हम ई बेस करेंगे। ई। अब ये ई क्या है? जैसे पीपीपी का फुल फॉर्म होता था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वैसे ई का फॉर्मेट क्या है? किसी भी परियोजना का जो मूल्यांकन हो, अगर हम उसको ट्रिपल ई फॉर्मेट में करें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, पहले ई से क्या मतलब है? पहले से ही मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पहले ई से क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण का हित। इस परियोजना की हम जो इवैल्यूएशन करेंगे उसमें इवैल्यूएशन का पहला पैरामीटर होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के इस यूनिट से, इस इंडस्ट्री से पर्यावरण को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। फिर दूसरा है कि ये जो दूसरा ई है वो है इकोलॉजिकल एफिशिएंट, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस। इट मींस पहले ही से था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी ये जो परियोजना है वो पारिस्थितिकी को कितना बैलेंस रख रही है। ठीक है, कितना बैलेंस रख रही है ये परियोजना। तो ये परियोजना अगर पारिस्थितिकी को बैलेंस रख रही है तो ये परियोजना अच्छी है। फिर तीसरा, चलिए भाई आपने एक ऐसी टेक्निक लगाई जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा, एक ऐसी टेक्निक लगाई जिससे इकोलॉजी बैलेंस रहेगी, लेकिन अगर वो टेक्निक इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है, आर्थिक रूप से वहनीय नहीं है, तो इस किसी भी तकनीक का, इस किसी भी किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई भी अर्थ नहीं है। यानी हम इवैल्यूएट करेंगे कि कोई भी परियोजना पारिस्थितिकी को बैलेंस रखती है, पर्यावरण को बचाती है या इन्वायरमेंट को या पैसे के रूप से, आर्थिक रूप से, फंड के रूप में कितनी वो एफिशिएंट है। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा सिद्धांत हुआ। अब तीसरा सिद्धांत क्या हुआ कि ठीक है, आपको अगर अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो उसके प्रिंसिपल्स में जो तीसरी बात आएगी वो आएगी कि आपको उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना होगा। उत्पादन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। उत्पादन का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वैसे ही उनमें इन्वॉल्वेशन जो होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो ज्यादा लोगों का हो जाता है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो
पावर की बात की गई है उसको क्या कहा गया है? डिसेंट्रलाइजेशन पावर कहा गया है। यानी ग्राम प्रधान की शक्ति से स्थानीय स्वशासन शुरू होता है और केंद्र की शक्ति तक और राष्ट्रपति तक की शक्तियों में डिवाइडेड है। तो मतलब क्या है? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसे ही हमें क्या करना है? उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना है। यानी किसका विकेंद्रीकरण करना है? प्रोडक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन करना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन का सेंट्रलाइजेशन होगा तो जो जन सहभागिता है, जो एक इन्वॉल्वेशन है, वो क्या होगी? पब्लिक की, वो रुक जाएगी। पब्लिक की इन्वॉल्वेशन रुक जाने से एक जो इंपैक्ट होगा वो कि ज्यादा लोगों की समाहिता होगी, ज्यादा लोग समाहित होंगे किसी काम में तो ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचेगी। और जब ऐसे ज्यादा लोग आएंगे किसी काम में इन्वॉल्व होंगे तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। तो तीसरा काम हमें क्या करना है कि उत्पादन का विकेंद्रीकरण। तीसरा प्रिंसिपल उत्पादन का विकेंद्रीकरण। फिर आपने उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर दिया, ज्यादा लोगों तक पहुंच हो गई प्रोडक्शन की, सभी प्रोडक्शन करने लगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो किसी एरिया में अनाज उत्पादन हो रहा है, किसी एरिया में कोई ट्रेड हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन हो वो पूरे एरिया में डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, किसी एक की मोनोपोली ना बन पाए। तीसरा। चौथा प्रिंसिपल है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण। आप जब संसाधन बनाएंगे यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन का संरक्षण करेंगे। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? आने वाली पीढ़ी के लिए तभी हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर पाए, नेचुरल रिसोर्स को दे पाएंगे जब उसको कंजर्व करेंगे। पानी है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सॉइल है तो उसकी फर्टिलिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वेजिटेशन है तो उसका ऐसा एक्सप्लॉटेशन नहीं करना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। जो रिवर्स हैं उनको हमें इस कदर बचा के रखना है कि वो जो उनका फ्लो है वो मेंटेन रहे, जो उनकी वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। अंडरग्राउंड वाटर को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। भूमि के नीचे का जो जल है उसे हमें इस कदर नहीं निकालना है कि वो आने वाले समय में खत्म हो जाए। जो फ्यूल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उन्हें हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है जिससे वो हमारी आवश्यकता लंबे समय तक रख सके। तो हमें क्या करना है? कंजर्वेशन करना है। किसका कंजर्वेशन करना है? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो जैसे पानी, हवा, जल, वायु, या मिनरल्स के रूप में हो। इन्हें हमें कंजर्व करना है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो चौथा हो गया संसाधन का संरक्षण। अब जो पांचवा प्रिंसिपल है वो है प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र। प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र मतलब इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई भी यूनिट अगर लग रही है, जैसे मान लिया कहीं पे चमड़ा की फैक्ट्री लग रही है, चमड़े के जूतों का एक उद्योग लग रहा है, तो वो फैक्ट्री, उसका मालिक इस बात के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए कि उसके फैक्ट्री से, उसकी इंडस्ट्री से जो भी लिक्विड ड्रेनेज है, वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है, इन दोनों का क्या यूज, रीयूज या कैसे इसे हम डंप कर सकते हैं या इसका क्या हो रहा है, यानी जो भी वेस्टेज वहां से निकल रहे हैं उस वेस्टेज का क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर उस पूरे एरिया में जो
गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो ये चेक करती है कि कोई भी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, कहीं वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है, या उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने की जो अथॉरिटी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। तो जब ऐसे अकाउंटेबिलिटी तय होती है तो किसी भी मिनरल्स का मिसयूज नहीं होता है, वो मिनरल लंबे समय तक हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो एक और प्रिंसिपल क्या हो गया कि हमें हर एक व्यक्ति की जो चेकिंग अथॉरिटी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और जो काम करने की अथॉरिटी है उसे भी हमें तय करना होगा। ठीक, तो सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या होता है? छठवां है कि पारिस्थितिकी साक्षरता। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पारिस्थितिकी साक्षरता रखनी होगी। पारिस्थितिक साक्षरता यानी इको लिटरेसी हमें ध्यान में रखनी है। मतलब पारिस्थिति को साक्षर बना के रखना है। पारिस्थिति को साक्षर बनाएंगे कि व्यक्ति को पारिस्थितिकी के लिए साक्षर बनाएंगे। व्यक्ति को पारिस्थितिकी के लिए यानी पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में जितनी भी जानकारी है उस जानकारी को जनता को जानना ही चाहिए कि किन किन कारणों से पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है, और वो हम कौन से काम करना बंद कर दें कि पारिस्थितिकी को नुकसान ना हो, और वो कौन से काम करना शुरू कर दें कि हमारी जो इकोलॉजी है वो फिर से रीबिल्ट हो जाए, फिर से रिच हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक पूरा लिटरेसी फॉर्म बनाना होगा, जिससे हम क्या करें, जिससे लोगों को साक्षर बना सकें। तो इको लिटरेसी। अब देखिए एक और प्रिंसिपल पे हम डिस्कस करेंगे, जो सातवां प्रिंसिपल है। सातवां वो क्या है? वो है जनमत निर्माण यानी पीपल ओपिनियन। किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी की स्थिति क्या है, आने वाले जो डेवलपमेंट वर्क हैं उससे वहां के इकोलॉजी में, वहां के एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट होगा। इस इंपैक्ट में हमें किसी का व्यू लेना है, तो पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पब्लिक ओपिनियन का काम अगर हम हर घर में जाके करें, मान लिया किसी एक बड़े टाउनशिप एरिया में कोई भी फैक्ट्री लगनी है, कोई भी चीनी की फैक्ट्री लगनी है, जूते की फैक्ट्री लगनी है, या कुछ और लगना है, तो हमें कैसे ये पता लगेगा कि हाँ ये पूरा का पूरा जो टाउनशिप है वो ये चाहता है, वो राजी है, या ज्यादातर लोग राजी हैं कि यहां पर ये इंडस्ट्री लग सकती है। तो क्या हम हर घर में जाके पूछेंगे, या उस अथॉरिटी को, जो चेकिंग अथॉरिटी है या जिसने ये सोचा है कि कैसे इस इंडस्ट्री को लगाएंगे, क्या सबका ओपिनियन लेना चाहिए? तो क्या क्या हर घर में जाएंगे? नहीं। तब हमें वहां जरूरत होती है किसको चेक करने की? पहला तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है? जनमत निर्माण के लिए किसको हम चेक करेंगे, किससे पूछेंगे? जनमत निर्माण के लिए पहला वो व्यक्ति है जो जनप्रतिनिधि हो। कौन हो? जनप्रतिनिधि हो। ठीक है, मतलब कौन होता है जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है वो किसी, अगर एक छोटे से वार्ड की बात हो तो वहां का वार्ड मेंबर, सभासद या पार्षद। अगर किसी टाउनशिप एरिया की बात हो तो वहां का जो अध्यक्ष होता है नगरीय परिषद का, वो। अगर नगर पालिका क्षेत्र में बात हो तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है। अगर किसी विधानसभा स्तर पे ये बात हो तो विधानसभा का जो मेंबर होता है। अगर लोकसभा की बात हो तो लोकसभा का मेंबर। ये क्या होते हैं? ये जनप्रतिनिधि होते हैं। ये बहुत सारे लोगों के क्या है? जनता के प्रतिनिधि हैं। और अगर ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जनता का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनसे भी पूछा जाना है, ताकि जनता इनसे पूछ सके कि आपने इस फैक्ट्री को कैसे लगने दिया, आपको तो ऑथराइज्ड पर्सन है, आप बताएं कि आपने ओपिनियन कैसे दिया। अगर ओपिनियन अच्छा दिया है तो वेरी गुड, अगर गलत दिया है तो कम से कम वो जो यूनिट लगा रहा है उसे ये पता होगा कि ठीक है, हमने जनता का ओपिनियन लिया है। दूसरा, कौन लोग और हैं
मान लिया जनता का आपने ओपिनियन ले लिया, जनप्रतिनिधि के अलावा किसकी बात करेंगे? बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी एनजीओज होते हैं, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सरकार नहीं, सरकार से इतर ही पर्यावरण के साथ साथ ऐसे हर क्षेत्र में काम करते हैं जहां सरकार की रीच नहीं हो पाती है, या होती भी है तो ये सरकार से अलग होकर अपने सेल्फ वर्क करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो पर्यावरण के हित के लिए काम करते हैं, और उस क्षेत्र विशेष से जहां वो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इंपैक्ट को हमें चेक करना है, जहां हमें ये चेक करना है कि इंडस्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती है, तो उसके लिए हम वहां से उस क्षेत्र से संबंधित किसी एनजीओ से भी राव मशवरा कर सकते हैं। पीपुल ओपिनियन में और कौन आता है? पीपुल ओपिनियन में जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एरिया में जो पर्यावरणविद है, यानी इन्वायरमेंटलिस्ट है। किसी भी एरिया का जो इन्वायरमेंटलिस्ट होता है, या किसी भी एरिया में जो लोग व्यक्तिगत रूप से विशेष ज्ञान के तहत या अपने रिसर्च के तहत इन्वायरमेंट पे रिसर्च कर रहे होते हैं, या उनकी खुद की समझ होती है, ऐसे लोगों से भी ओपिनियन लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम पर्यावरणविदों, एनजीओज और जनप्रतिनिधियों सबको मिला करके किसी भी एरिया में कोई यूनिट लगाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई डेवलपमेंट काम करते हैं, तब पूरा जनमत निर्माण बनता है, और ऐसे द्वारा लगाई गई किसी भी यूनिट का ना फिर कोई विरोध होता है, और अगर कोई विरोधाभासी व्यवस्थाएं रहती भी हैं तो वो पूंजी लगाने से पहले ही सॉल्व हो जाती हैं। तो एक और प्रिंसिपल क्या हुआ? जनमत निर्माण, कि हमें किसी भी डेवलपमेंट काम से पहले जनमत निर्माण को लिया जाना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 8वां, वो है वैश्विक संधियों का अनुपालन। वैश्विक संधियों का अनुपालन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है। वैश्विक संधियां 1972 से पूरे विश्व में एक संगठित रूप से पर्यावरण को समझने के लिए और पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक देश में स्वव्यवस्था के साथ भी और वैश्विक सम्मेलनों के साथ भी ऐसी संधियों को बनाया गया, जिन संधियों को अनुपालित करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कारकों या पर्यावरण को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए बहुत सारी संधियां बनाई गई, चाहे वियना कन्वेंशन हो, मॉन्ट्रियल हो, क्योटो हो, अर्थ समिट हो, ऐसे सारे समिट, जोहान्सबर्ग समिट्स हो, तो हर बार वैश्विक संधियों, ऐसी वैश्विक संधियां बनाई गई। जिस वैश्विक संधियों पे अगर हम चलें, उनको माने, जबकि विकासशील देश और विकसित देशों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है संधियों को इंप्लीमेंटेशन को लेकर के, तो अगर विकसित देश और विकासशील देशों में एक सहमति बन सके या पूरे विश्व में सहमति बन सके कि जो उनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई या उनके द्वारा ही हिस्से लिए गए सम्मेलन और रिकॉग्नाइज्ड जो संधियां बनती हैं, उन संधियों पे वो अनुपालित कर सकें, उन पे चल सकें, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस की जो गाइडलाइंस हैं उनको मान सकें। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज और गाइडलाइंस को अगर माना जाने लगेगा तो हम पर्यावरण के हित के लिए काम करेंगे और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो पर्यावरण के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए जो एक नई अवधारणा आई है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास के सिद्धांत, उस सिद्धांतों को हमने देखा कि किन किन सिद्धांतों को हम चल करके, किन सिद्धांतों पर पर्यावरण को बचाने के लिए सतत विकास के रूप में काम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो सिद्धांत का हमने डिस्कशन किया, ये सिद्धांत एक व्यवहारिक सिद्धांतों का एक क्रम था।
एक व्यवहारिक सिद्धांतों का एक समूह था कि अगर ये सिद्धांत अपनाए जाएं तो व्यवहारिक रूप से इंप्लीमेंटेशन लाया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसे 17 वैश्विक लक्ष्य और 179 उप लक्ष्यों को निर्धारित किया है, यानी 17 गोल्स और ग्लोबल गोल्स और 169 टारगेट्स बनाए हैं, जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्यों को 70वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, उसी में सितंबर 2015 में इनको वैश्विक लक्ष्यों के बारे में कहा गया और नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी 2030 तक 2030 तक इनको अचीव करने के लिए 17 ग्लोबल गोल्स और 169 टारगेट्स डिसाइड किए गए। और पूरे विश्व को, चाहे वो संयुक्त रूप से हो सके या प्रत्येक देश को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से और एकाकी रूप से, यानी वो खुद चाहे तो नियम बना सकते हैं उस ग्लोबल गोल को पार करने के लिए या ग्लोबल गोल को पाने के लिए, या वो वैश्विक रूप से एक संगठन बना करके उन ग्लोबल गोल्स के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो सतत विकास लक्ष्य जो 17 ग्लोबल गोल्स, 169 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 17 ग्लोबल गोल्स का क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी कभी पूछ लेता है कि मैच वर्ड में दे दिया 17 जो ग्लोबल गोल्स हैं, उन ग्लोबल गोल्स क्या हैं और वो किस नंबर पे हैं, 3 पे है, 4 पे है, 2 पे है, 1 पे है, 2 कॉलम में दे दिया और मैच वर्ड करने के लिए दे दिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो 2015 सितंबर में जो अडॉप्ट किए गए सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, उनमें कौन से 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल्स को आइए हम एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके उनको समझेंगे। याद आपको करना है क्योंकि ये क्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका क्रम पूछा गया है। यानी अब हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्य यानी SDG, लक्ष्य यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG। SDG में क्या है? 17 ग्लोबल गोल्स हैं और क्या है इसमें 169 टारगेट्स हैं। 169 टारगेट्स, ये ध्यान रखेंगे कि 169 ये जो टारगेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 17 ग्लोबल गोल्स हैं इन्हें हमें 1 बाय 1 के फॉर्म में हमेशा याद रखना होगा। क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 के फॉर्म में नहीं याद रखेंगे तो अगर 2 कॉलम में लिस्ट ए और लिस्ट बी के कॉलम में अगर कोई भी मैच वर्ड का क्वेश्चन आंसर आया तो वहां पे हम 1 2 3 फॉर्म में नहीं याद करेंगे तो वहां मिस मैच कर सकते हैं। या कभी ऐसा आया कि विच वन ऑफ दीज या वन ऑफ दीज आर अनमैच्ड, आपको उसमें से सोचना है कि कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसे 1 2 3 4 के फॉर्म में रखना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो जर्नी 1987 ब्रंटलैंड कमीशन से स्टार्ट होती है, वो जर्नी जब 2015 में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फॉर्म में आती है जो 2030 तक अचीव करनी है, उसमें जो 17 ग्लोबल गोल्स हैं कौन है। प्रिंसिपल्स हमने देखे, प्रिंसिपल्स पे हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट 17 गोल्स हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला गोल है गरीबी के सभी रूपों का विश्व से समाप्ति। पहला एंडिंग ऑफ पॉवर्टी की बात करता है। जो ग्लोबल गोल 1 SDG ग्लोबल गोल 1 है वो एंडिंग ऑफ पॉवर्टी की बात करता है। मतलब जो भी गरीबी है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम खत्म करेंगे। कब तक?
2030 तक। और आपको अगर हम थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल्स को फिर से याद दिलाएं तो उस प्रिंसिपल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी ऐसा प्रोडक्शन जो डिसेंट्रलाइज हो, यानी एक से ज्यादा एरियाज में हो, एक से ज्यादा लोगों में हो, एक से ज्यादा यूनिट्स में हो, एक से ज्यादा स्टेट्स में हो। तो अगर उनका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इट मींस प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हर एक कोने में होगा, तो ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी, ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी तो ज्यादा जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ये जो गरीबी की समस्या है पूरे विश्व से वो क्या होगी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो देखा, प्रिंसिपल हमने ध्यान दिया था, प्रिंसिपल्स पे हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था। तो प्रिंसिपल यहां काम है, गरीबी को खत्म करना है तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। फिर ये तो 1 हुआ, आप नोट भी करते रहिए इसको, पहला 1, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है कि 1, पहला ये हो गया। आपको ऐसे याद रखना हो, गरीबी की समाप्ति, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, एक लाइन में आप समझ लीजिए। सेकेंड, दूसरा है भूखमरी की समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ विकास और बेहतर पोषण, समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण। कितनी बातें इसमें कही गई, भूखमरी की समाप्ति कही गई, दूसरी बात खाद्य सुरक्षा की समाप्ति कही गई, तीसरा टिकाऊ विकास कहा गया, सतत विकास की बातें कही गई, और बेहतर पोषण। ये किसमें है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात कर रहा है। 2 में क्या क्या कहा गया है, भूखमरी, अगर भूखमरी की समाप्ति की बात कही जा रही है। दूसरे में क्या कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी, जैसे इंडिया में फूड सिक्योरिटी है कि नहीं है, भारत में फूड सिक्योरिटी है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, टिकाऊ विकास की बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसा डेवलपमेंट हम करते रहें। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है कि जो हम बेहतर पोषण, क्योंकि जब तक हम न्यूट्रिएंट को, यानी जब तक हम पोषक तत्वों को नहीं देंगे पूरी विश्व की जनता को, तब तक वो बहुत टाइम तक एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। नो, बिल्कुल नहीं एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी। तो अगर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया ही नहीं जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा गोल क्या है, चलिए अब हम पढ़ के देखते हैं। तीसरा गोल कह रहा है कि सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य की बात कर रहा है, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है, और तीसरा पॉइंट कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देगा, कोई भी आयु का हो। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट वर्ड दिखे हैं इसमें। कौन कौन सा, कह रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा हो उसका, 2 में न्यूट्रिएंट देने की बात की गई थी, फूड सिक्योरिटी की बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और उसकी सिक्योरिटी की बात भी की जा रही है कि स्वास्थ्य तो ठीक है, आपने उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट दिया, सब कुछ दिया, मेडिसिन दी, स्वास्थ्य सुरक्षित हो गया, लेकिन उसकी सुरक्षा की बात करेगा, सिक्योरिटी की बात करेगा। और ऐसे ही पूरी लाइफ को, पूरे जीवन को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी देशों की है। तो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन की
एक गोल बनाया है यूएन ने कि 2030 तक हम सभी आयु के लोगों को विश्व भर में स्वास्थ्य की भी उसकी गारंटी देंगे, सुरक्षा की भी गारंटी देंगे और हेल्दी लाइफ की भी गारंटी देंगे। तो तीसरा ये हो गया। पहले में किसकी बात की गई थी? देखिए आपको कुछ चीजें ऐसे याद, पहले में बात की गई थी गरीबी खत्म करने की, दूसरे में बात की गई भुखमरी की, तो भुखमरी का खत्म होगी जब फूड सिक्योरिटी होगी, जब क्या होगा, जब पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और तीसरे में किसकी बात की गई? तीसरे में हेल्थ की बात की गई, सिक्योरिटी की बात की गई, हेल्दी लाइफ की बात की गई। अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। सस्टेनेबल और न्याय संगत, यानी एक ऐसी एजुकेशन की बात की जा रही है जो सस्टेनेबल हो, जो सतत हो, जो न्याय संगत हो, अफोर्डेबल भी हो और सभी को सीखने का अवसर। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, यानी सभी को क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है कौन? फोर्थ किसकी बात कर रहा है? क्वालिटी एजुकेशन, और सभी को सीखने का अवसर देने की बात कर रहा है कि सभी लोग सीखें, यानी लर्निंग और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में गोल नंबर 4 हमें इंडिकेट करता है। एसडीजी का गोल 4 क्या कहता है? वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, सभी के लर्निंग की बात करता है, राइट। गोल 5 क्या कहता है? जेंडर इक्वालिटी और वुमेन और गर्ल्स के इंपावरमेंट की बात करता है। ग्लोबल गोल 5 क्या है? एसडीजी 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, और दूसरा पॉइंट इंपावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स ऑल्सो। पूरे विश्व में आज भारत में जितनी भी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के गैस चूल्हा प्रोवाइडेशन तक, वो सब महिलाओं को सशक्तिकृत करने के लिए ही, महिलाओं को इंपावर करने के लिए ही, साथ में बच्चियों के लिए बहुत सारे स्कीम, साइकिल प्रोवाइड से लेकर के स्कूटी प्रोवाइड तक, लैपटॉप प्रोवाइड तक, ये जितनी भी चीजें हैं वो सभी वुमेन और गर्ल्स इंपावरमेंट के लिए हैं। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, आप इसको हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स वुमेन्स और गर्ल्स के लिए चलाई जा रही हैं। हमारे जीएस के सेगमेंट में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पांचवा हो गया जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता और महिला और लड़कियों की जो इंपावरमेंट की बात कर रहा है। 6th क्लीन वाटर एंड, यानी स्वच्छ पानी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, सतत प्रबंधन की बात कर रहा है। यानी एक ऐसे, पहले तो हमें स्वच्छ जल की जो रिक्वायरमेंट है उसको बना के रखना है, और इस रिक्वायरमेंट को बना के रखने के लिए ऐसा मैनेजमेंट तैयार करना है, एक ऐसा प्रबंधन तैयार करना है, जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट होता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? एक वाटर को मैनेज करने का तरीका है कि जो फ्लोर पे आपके वाटर आ रहा हो, या जो रेन वाटर हो, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो वही चीजें हैं कि हम वर्षा के जल को संग्रहित करके कहां पे रखते हैं? हम ग्राउंड वाटर के नीचे ग्राउंड के नीचे लेके चले जाते हैं, या फिर हम किसी इलाके में जो वाटर आता है उसके रिचार्ज की व्यवस्था बनाते हैं, उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था बनाते हैं। तो ये सब क्या है? मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल फ्रेश वाटर की नीड जो है, अगर उसे हमें बहुत लंबे समय तक बना के रखना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना के रखना है, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें वाटर मैनेजमेंट प्लान की ओर ध्यान देना होगा, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा। तो एसडीजी गोल 6 क्या कहता है? फ्रेश वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है। एसडीजी गोल 7, देखिए कोड वर्ड भी लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, लंबा नहीं। 7वां क्या कहता है? कि सबके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एफोर्डेबल, सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी। जितना भी हम काम करेंगे, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस लिए हमें है? सस्टेनेबल एनर्जी के लिए जरूरत पड़ेगी। सस्टेनेबल एनर्जी हो, लेकिन वो कैसे हो? वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। हम बात कर रहे थे किसी भी यूनिट के प्लानिंग पे EEE फॉर्मूला, EE&E, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टेड, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोनॉमिकली एफिशिएंट। तो जो भी विद्युत की व्यवस्था हो, जो भी पावर सप्लाई हो, एनर्जी की व्यवस्था हो, वो कैसी होनी चाहिए? वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? और
जो इकोनॉमिकली हो वो एफिशिएंट, यानी सस्ती, बाह्य, धारणीय और आधुनिक ऊर्जा पद्धति की बात भी कौन करता है? 7th। अब 8th क्या कहता है कि सभी के लिए सतत विकास के साथ एम्प्लॉयमेंट, हमेशा बात कह रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की 8 ने, यानी गोल 8 जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हो, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के साथ, या सतत विकास के जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे क्या हो सके, जिससे रोजगार हो सके और बेहतर कार्य हो सके। यानी एम्प्लॉयमेंट 8 से रिलेटेड है, लेकिन कैसा एम्प्लॉयमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। गोल 9 कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। 9 क्या कह रहा है? औद्योगिकीकरण की बात कर रहा है, लेकिन कैसा औद्योगिकीकरण? फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी ऐसा उद्योग जिसे हम जब चाहें पर्यावरण हित में चेंज करें, या होना ही चाहिए पर्यावरण हित में, हम उसे जब चाहें तब रिमूव कर सकें, हटा सकें, हम उसे गोल ओरिएंटेड, प्लान ओरिएंटेड वे में लगाएं, जिससे सतत विकास को लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके और उद्योगों का या इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के गोल को भी अचीव किया जा सके। जो 9th की 9वां है वो क्या है? फ्लेक्सिबल, एक ऐसा फ्लेक्सिबल एक ढांचा बनाया जाए, एक पूरा समावेशी या सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करें और प्रोडक्शन को भी अचीव करें। तो 9वां ये था। 10th कह रहा है कि कंट्रीज के अंदर और कंट्रीज के बीच में, यानी 2 अलग अलग कंट्रीज के बीच में और एक कंट्री के अंदर, यहां पर जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो किसी भी तरीके की असमानता हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह की जो असमानता है, उस असमानता को क्या करना है? उस असमानता को कम करने की बात कर रहा है। यानी 10th जो बात कर रहा है वो इनइक्वालिटी को, यानी जो इनइक्वालिटी है उसकी खाई को कम करने की बात कर रहा है। विश्व में ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो इनइक्वालिटी के कारण है, ठीक है, असमानता के कारण है। आर्थिक असमानता है तो जो कमजोर वर्ग है वो ट्राइबल एरियाज में अपनी जो उनके राइट्स हैं उनको बचाने के लिए हथियार उठा लेता है, कोई दूसरा कार्य करता है, या जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आर्थिक जो असमानता है वो देशों के अंदर और देशों के बीच में कम करने की बात करता है कौन? ग्लोबल एसडीजी, ग्लोबल गोल 10। एसडीजी ग्लोबल गोल 11 क्या कह रहा है? ये सस्टेनेबल सिटीज और ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात कर रहा है। सस्टेनेबल सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट। आज जो शहर हैं वो धीरे धीरे नेक्रोपोलिस में तब्दील होते जा रहे हैं, एक ऐसे शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं जो अब रहने योग्य नहीं रह गए हैं, अवहनीय हैं, जिनकी निर्वहन क्षमता बहुत कम हो गई है, ओवर पॉपुलेटेड हैं, ओवर डेंस्ड हैं। तो ओवर डेंस्ड, ओवर पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं हमारे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनकी ओवर पॉपुलेशन का रिसोर्सेज पे इतना प्रेशर है कि वो अब क्या हो चुकी हैं? वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो हमें अब जो नए शहर, नए टाउनशिप एरियाज को डेवलप करना है, उन्हें हम कैसे, उनको सस्टेनेबल बनाना होगा, सस्टेनेबल सिटी। और इसी तरीके का एक जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट विलेज है। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ग्लोबल गोल 11 को अचीव करने के लिए है, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। ग्लोबल गोल 12 कह रहा है कि जो प्रोडक्शन पैटर्न हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो कंजम्पशन पैटर्न हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी अत्यधिक उपभोक्तावादी और अत्यधिक उत्पादन, दोनों पे ये, मतलब जितना भी हमें नीड हो उतना प्रोडक्शन और जितना हमें नीड हो उतना कंजम्पशन, यानी ऑप्टिमम प्रोडक्शन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करता है कौन? ग्लोबल गोल 12। जितना उत्पादन की आवश्यकता है उतना उत्पादन, और हमें सतत, यानी ऐसे किसी प्रोडक्शन की बात करना है, ऐसे किसी उत्पादन की बात करना है जो सुनिश्चित हो, जो निश्चित हो, जो प्रोडक्टिव हो, ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। 13
कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए तत्कालिक कार्य किए जाएं, तुरंत इफेक्टिव मेजर स्टेप्स हमें उठाने चाहिए देशों को और ग्लोबली भी, जिससे जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स हैं उनको लगातार कम किया जा सके और कुछ वर्षों तक 2030 तक ऐसे सारे प्रयासों को इस कदर किया जाए, इस रूप में किया जाए, इस तरह एफर्ट किया जाए कि ये जो क्लाइमेट चेंज पूरे विश्व में हो रहा है 2030 तक काफी हद तक कम हो जाए। जो तो 13th ग्लोबल गोल क्या कहता है? क्लाइमेट चेंज और उससे निपटने के लिए इफेक्टिव मेजर स्टेप उठाए जाने चाहिए और उन्हें क्विकली, लगातार, जल्दी से उठाए जाने चाहिए। 14th कह रहा है एक्वेटिक कंजर्वेशन की बात कर रहा है, और ये एक्वेटिक कंजर्वेशन कौन कौन से हैं? ये ओशंस हैं, सी हैं, यानी सागरों और महासागरों के कंजर्वेशन की बात कर रहा है, सागरों और महासागरों के संरक्षण की बात कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सागर या महासागर हैं ये विश्व के सबसे मेजर इकोसिस्टम है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ सागरों में रह सकती हैं और बहुत सारी स्पीशीज का शेल्टर है। तो इन इकोसिस्टम्स को, सागरी महासागरी इकोसिस्टम को, जो अब पूरे विश्व की निगाहें हैं एक्सप्लॉइट करने के इनके रिसोर्सेस के, नहीं ओशन और जो सीज हैं उनके जो मिनरल्स हैं, उनकी जो लिविंग जो जीवीय संसाधन है, जो लिविंग रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरे विश्व के देशों की निगाहें हैं। सो वी विल हैव टू कंजर्व द लिविंग रिसोर्सेज एंड द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ ओशंस एंड सीज। 14 हो गए। 15वां कह रहा है कि इकोसिस्टम में जो पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, और जो इस तरीके का कोई भी लैंड या जमीन पे यानी भूमि पे जो पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं, पारिस्थितिकी प्रणालियों का मतलब क्या है? चाहे जंगल हो, चाहे भूमि हो, उनमें जो नुकसान हो रहा है, यानी स्थलीय संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हमें क्या करना है? उस नुकसान को हमें रोकना है। यानी सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली, सस्टेनेबल यूज को, सस्टेनेबल कंजम्पशन को जो बढ़ावा देने वाली ऐसी जो प्रणालियां हैं, यानी सुरक्षित जंगल चाहिए हमें, सुरक्षित भूमि चाहिए, यानी सॉइल कंजर्वेशन करना होगा, सॉइल डिप्लीशन जो है उसको रोकना होगा, और ऐसी सभी प्रयास करने हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उसे हमें कहां लाना है? उसे हमें लाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, और ये कहां गया है? 15th ग्लोबल गोल है। अब 2 ग्लोबल गोल बच रहे हैं, 16th और 17th, उनको डिस्कस करते हैं। 16th कह रहा है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहीपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। कह रहा है कि ऐसी सस्टेनेबल कमिटी, समितियां बनाना, वैश्विक स्तर पर यूएन की बहुत सारी समितियां हैं, वैश्विक स्तर पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर एक बिचौलिए की भूमिका कभी निभाते हैं या एक लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे किसी भी तरह की समितियों को क्या करना? सस्टेनेबल बनाना और उनको प्रभावी बनाना, जवाबदेही पूर्ण बनाना। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक में WHO की जवाबदेही आई, जिसने बहुत स्पष्टीकृत जवाबदेही के रूप में अपनी भूमिका नहीं निभाई। तो ऐसी ही जो समितियां हैं उन्हें ज्यादा सस्टेनेबल बनाना, उन्हें सतत बनाना, उनको इस प्रकार मजबूत बनाना ताकि आने वाले किसी भी खतरे से, आने वाले किसी भी प्रॉब्लम से या किसी प्रॉब्लम को हो जाने के बाद उनका इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो, उनका मेजर रोल हो, ताकि उस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तो ऐसी समितियों को, जो वैश्विक समितियां हैं, उनको सस्टेन, पावरफुल, एम्पावर्ड और उनको अकाउंटेबल बनाना। 17th और लास्ट गोल कहता है कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना,
यानी ये जो सारे एफर्ट हैं वो ग्लोबल एफर्ट हैं, और जितने ग्लोबल एफर्ट सिंस 1972 से होते चले आ रहे हैं, उस 1972 से होने वाले एफर्ट्स को रीजेनरेट करना, पुनर्युवन करना, उनको फिर से मथना, उनकी कमियों को दूर करना, और ऐसे जितने भी ट्रीटीज और जितने भी कोलैबोरेशंस हैं उनको रीजेनरेट करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कभी भी ज्यादातर बुक्स में या तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो ज्यादातर बुक्स में है ही नहीं, प्रिंसिपल्स हैं तो गोल्स हैं, गोल्स हैं तो प्रिंसिपल्स नहीं है। तो जब प्रिंसिपल्स और गोल्स को वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट है, क्या उसे करना है, ये बात एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हमारे माइंड में सेट होती है। और जब बार बार हम इन गोल्स को पढ़ते हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स, तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट के रूप में, बल्कि प्रैक्टिकली भी समझ में आता है। और तब जो प्रिंसिपल इको लिटरेसी है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का, वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और तब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को पाने के लिए या इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए, मिनरल्स जो नेचुरल मिनरल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हम खुद प्रयास करते हैं, खुद एफर्ट करते हैं। तो जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे और गोल्स पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा। आई होप आपको क्लियरिटी होगी। वीडियोस को सुनिएगा, बार बार कॉपी पेन लेके लिखेंगे, सभी क्लियर होगा। और गोल्स को 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में याद करेंगे, और कोड वर्ड में एक कोड वर्ड, जैसे पॉवर्टी किसमें कहा गया, किसमें कहा गया शिक्षा की बात, किसमें स्वास्थ्य की बात कही गई, किसमें इंडस्ट्री की बात की, एक एक वर्ड आप पिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्टडी करेंगे और हम इकोलॉजी पढ़ेंगे और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ओके, गुड बाय।